नॉर्थ ईस्ट का कहना, मणिपुर जल रहा है। यह राज्य जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब विनाश और त्रासदी का प्रतीक बन गया है। राज्य जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है और यह आग दिन ब दिन भड़कती जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जिसने मेती समुदाय को कुकी-जो जनजाति के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह संघर्ष केवल दो समुदायों के बीच नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ समुदायों का टकराव नहीं है, यह बहुत बड़े पैमाने पर एक मानवीय त्रासदी है। इस त्रासदी ने राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को हिलाकर रख दिया है। जाने गई हैं, घर राख में बदल गए हैं और समाज का ताना बाना बिखर गया है। लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंसा ने पीड़ा, भय और अनिश्चितता का दंश छोड़ा है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें नहीं पता कि यह संघर्ष कब समाप्त होगा। अपनी जीवंत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला मणिपुर अब संघर्ष और निराशा का पर्याय बन गया है। यह राज्य जो कभी पर्यटकों का आकर्षण था, अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। मई की शुरुआत में भड़के ये संघर्ष पूरे देश के जमीर को हिलाकर रख दिया है। इस संघर्ष ने न केवल मणिपुर को, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हिंसा, आगजनी और विस्थापन की भयावह तस्वीरें न्यूज चैनलों पर छा गई हैं, जो जमीनी स्तर पर स्थिति की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। इन तस्वीरों ने देश और दुनिया का ध्यान इस त्रासदी की ओर खींचा है। सैकड़ों मौतों और हजारों लोगों के विस्थापन की खबरों के साथ हिंसा का स्तर चौंका देने वाला है। यह संघर्ष न केवल वर्तमान को, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। संघर्ष ने असुरक्षा की गहरी भावना पैदा कर दी है, जिससे लोग अपने घरों को छोड़ने और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। यह असुरक्षा की भावना राज्य के हर कोने में फैल गई है। मणिपुर की स्थिति शांति की नाजुकता और जातीय संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की एक कड़ी याद दिलाती है। यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है और इसे बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मणिपुर को अपनी चपेट में लेने वाली इस हिंसा को समझने के लिए उन जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक कारकों का अध्ययन करना होगा, जिन्होंने इस संघर्ष को हवा दी है। तनाव की जड़ें भूमि, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों में निहित हैं। यह संघर्ष केवल वर्तमान का नहीं है, बल्कि दशकों से पनप रहा है। मुख्य रूप से हिंदू मेइती समुदाय इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक है, जो अपनी सांस्कृतिक जिससे अलगाव और आक्रोश की भावना पैदा हुई है। यह आक्रोश समय के साथ बढ़ता गया है और अब यह विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। हालिया हिंसा की तात्कालिक चिंगारी एक अदालती आदेश था, जिसमें मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का सुझाव दिया गया था। इस आदेश ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। कुकी-जो जनजातियां, जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा और इसके साथ मिलने वाले लाभों का आनंद लेती हैं, ने इसे अपने भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्हें डर था कि मेतियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि से उनका हाशिए पर जाना और विस्थापन होगा। उन्हें डर था कि मेतियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि से उनका हाशिए पर जाना और विस्थापन होगा। इस डर ने उनके मन में असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया। वर्षों से चले आ रहे आक्रोश के साथ इस डर ने हिंसा की आग को भड़का दिया, जिसने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है।
यह हिंसा केवल भौतिक क्षति नहीं पहुंचा रही है, बल्कि समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर रही है। ये थी सुर्खियों और आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, जिनके जीवन हिंसा से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से भागने और अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। ये शिविर, जो अक्सर भीड़ भाड़ वाले होते हैं और जिनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, संघर्ष की मानवीय कीमत के प्रतीक बन गए हैं। विस्थापित लोग हिंसा, नुकसान और भय की दर्दनाक दास्तां सुनाते हैं। जब हिंसा भड़की तो मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपने गांव से भाग गई। गोलियों की आवाज, मेरे पड़ोसी के घर को आग की लपटों में घिरा हुआ देखना और सुरक्षा के लिए हतास्पद हाथापाई, यह एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं डर और अनिश्चितता में जीती हूं। अनिश्चित हूं कि क्या मैं कभी अपने घर लौट पाऊंगी। मैरी की कहानी दुर्भाग्य से अकेली नहीं है। उसके जैसे अनगिनत अन्य लोग हैं जिनका जीवन बिखर गया है, उनके सपने राख में बदल गए हैं। भाग 4, निष्क्रियता की छाया में सरकार की भूमिका। इस अध्याय में हम सरकार की भूमिका और उसकी प्रतिक्रियाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार स्थिति से निपटने को लेकर तीखी आलोचना के घेरे में आ गई है। कई लोग मानते हैं कि सरकार ने समय पर उचित कदम नहीं उठाए। आलोचकों का तर्क है कि सरकार हिंसा पर प्रतिक्रिया देने में धीमी थी, स्थिति की गंभीरता को भांपने और इसके बढ़ने को रोकने के लिए समय पर उपाय करने में विफल रही। इस देरी ने कई लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उनका तर्क है कि सरकार की प्रतिक्रिया पीड़ितों के लिए तात्कालिकता और सहानुभूति के अभाव की विशेषता रही है। कई पीड़ितों ने शिकायत की है कि उन्हें समय पर सहायता नहीं मिली। समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाने में राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ का मानना है कि सरकार की नीतियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। आलोचक सरकार की नीतियों और बयानबाजी की ओर इशारा करते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे डर और अविश्वास का माहौल बना है। ये माहौल शांति और स्थिरता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह शांति बहाल करने और हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कई योजनाओं की घोषणा की है। इसने कई उपायों की घोषणा की है, जिसमें विस्थापितों के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्वास पैकेज शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये कदम स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे और प्रभावित लोगों को राहत देंगे। भाग 5, जमीनी हकीकत की आवाज। राहुल गांधी का दौरा। हिंसा और राजनीतिक दोषारोपण के बीच विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जून के अंत में मणिपुर का दौरा किया। उनका दौरा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम था, जिसका उद्देश्य पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करना और जमीनी हकीकत को समझना था। गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया, विस्थापितों से बातचीत की और नुकसान और पीड़ा की उनकी कहानियां सुनी। उनकी इस यात्रा को व्यापक तौर पर मणिपुर के लोगों तक पहुंचने और पीड़ितों की दुर्दशा को उजागर करने के प्रयास के रूप में देखा गया। अपनी बातचीत में उन्होंने शांति और सुलह की आवश्यकता पर जोर दिया, सभी हितधारकों से एक साथ आने और राज्य में ससामटेब देके हार्मोनियन मेल स्थापित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों के जान माल की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए स्थिति से निपटने के लिए सरकार की आलोचना भी की। यह दौरा मणिपुर के लिए महत्वपूर्ण था। भाग 6, दोषारोपण का खेल। भाजपा और कांग्रेस में तकरार। मणिपुर में हिंसा एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिसमें सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस तीखी जुबानी जंग में उलझी हुई हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर स्थिति से गलत तरीके से निपटने का आरोप लगाया है कि उसकी नीतियों और बयानबाजी ने विभाजन और हिंसा की आग को भड़काया है।
बदले में भाजपा ने कांग्रेस पर एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने और लोगों की पीड़ा से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह दोषारोपण का खेल, जहां एक ओर देश में गहरे राजनीतिक विभाजनों को उजागर करता है, वहीं जमीनी स्तर पर स्थिति का समाधान करने के लिए कुछ नहीं करता है। आलोचकों का तर्क है कि ध्यान संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक ओचकी बटोरने पर। समय की मांग है कि दोनों दल दलगत राजनीति से ऊपर उठें और संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। इसको गुपंक्ति है। भाग 7। एक नाजुक उम्मीद, शांति और सुलह की तलाश। गंभीर स्थिति के बावजूद मणिपुर में शांति की एक किरण उम्मीद है। नागरिक समाज संगठन, धार्मिक नेता और समुदाय के बुजुर्ग युद्धरत समुदायों के बीच की खाई को पाटने और शांति के लिए बातचीत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हालांकि चुनौतियों से भरे हुए हैं, संघर्ष के स्थायी समाधान की एकमात्र उम्मीद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी मणिपुर में शांति स्थापना के प्रयासों का समर्थन करने में भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और शांति के अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। मणिपुर में शांति की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। मणिपुर के लोग हिंसा के डर से मुक्त होकर शांति और सम्मान से जीने के हकदार हैं।